तीफी बट कौन है? वो एक कब्जा माफिया था, डॉन था अंडरवर्ल्ड का। तीफी बट कोई आम आदमी नहीं था, बिल्कुल, अंडरवर्ल्ड डॉन था बिल्कुल और 35 साल में पहली दफा पकड़ा गया। तीफी बट बजाते खुद जाके कब्जे नहीं करवाता था, बजाते खुद जाके लोगों को नहीं मारता था। तो ये पुलिस मुकाबले स्क्रिप्टेड होते हैं। स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रिप्टेड साबित भी हुए हैं। लाहौर में कहीं कब्जा हो जाए तो पहला नाम जहन में यही आता था कि तीफी बट। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें डायरेक्टली बराह रास्त तीफी बट ने टेलीफोन करके, ये उनका दावा है, उनको धमकाया था। लाहौर पुलिस ने एक गैंगस्टर्स की एक लिस्ट मुरतब की थी जिसके टॉप पे गोगी बट, तीफी बट का नाम था। तलाश कत्ल का पहला मुकदमा था जो जिसमें गोगी बट को नामजद किया गया। मैं अपने घर का मच्छर नहीं किसी को मारने देता, ये तो फिर गोगी बट का। गोगी बट कहाँ है? क्या वो पुलिस हिरासत में है? क्या उनका इनकाउंटर होने वाला है या हो चुका है? मगर ये स्टेट से बड़ा बदमाश कोई नहीं। वक्त न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलही। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट के इनकाउंटर के बाद बहुत से सवालात और शकूक शबाहात जो है वो जन्म ले रहे हैं। बिलखसूस जो हामी हैं बट बरादरान के, तीफी बट ग्रुप के लोग हैं, उनका कहना है कि ये इनकाउंटर जाली है, ये स्क्रिप्टेड पुलिस मुकाबला है। हमारे साथ मौजूदा सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है, इनकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है। उमर साहब, ये बताइएगा कि तीफी बट का रिसेंटली पुलिस मुकाबले में जो स्टेटमेंट आती है कि जिस साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं, जबकि जो तीफी बट ग्रुप के हामी लोग हैं बिलखसूस, उनका ये कहना है कि ये प्लांटेड, जैसे पहले एज यूजुअल एक जैसा स्क्रिप्ट होता रहा और ये खुद मारा गया सीसीडी की जानिब से और ये जाली पुलिस मुकाबला। आप इस पर क्या कहेंगे? तैयब, जब से सीसीडी बनी है अप्रैल 2025 से अभी तक उनकी जो पुलिस मुकाबलों की फहरिस्त है वो 1000 को टच कर चुकी है। 1000 पुलिस मुकाबले तकरीबन हो चुके हैं और उसके अंदर सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और मोस्टली पुलिस की कस्टडी में मारे जा चुके हैं। तो एक भी मुकाबला जाली नहीं साबित हो सका। इसका मतलब है कि अगर ये सीसीडी ने ये जो मुकाबला किया है और रिपोर्टेड भी था, तो उनको चैलेंज करना या उनको एक्सपोज करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ओके। दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं ना, स्क्रिप्टेड है, जो प्लांटेड है, जो एक ही अपने तहरीर साथियों, है, हाँ, अपने साथियों की तहरीर, ये ना बहुत से पहले पुलिस मुकाबलों में ना आपको चीजें साबित करनी पड़ती थी, क्योंकि हर पुलिस मुकाबले की जुडिशियल इंक्वायरी होती है। ठीक है। उस जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर आपको वो पूरी चेन स्टैब्लिश करनी पड़ती है कि हुआ क्या था, कौन कहाँ से आया था, गोली किसने फायर की थी, मौका बनाना पड़ता है। फिर आपको ये साबित करना थोड़ा मुश्किल होता था पुलिस वालों के लिए कि गोली इन्होंने चलाई और वो उनकी तरफ से भी गोली आई और जिसमें ये भी जख्मी हुए और इनकी गोली से वो हुए। तो अब इन्होंने उसका आसान एक तरीका अपनाया था कि जिसके अंदर जवाब कम देने पड़े जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर, और जिन्होंने बाद में प्रोटेस्ट करना था या जिन्होंने कुछ ऐसे असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सीसीडी को या पुलिस को टारगेट करना था, तो इसलिए नामालूम ये एफआईआर के अंदर एक हिस्सा रखा गया है और बाद में जो अच्छा, उन नामालूम में गोगी बट का नाम भी शामिल किया गया। आपका कहना है कि इस तरह से सीसीडी की जवाबदेही जो है वो कम हो जाएगी और जुडिशियल जो इंक्वायरी है उसमें पुलिस को कम जो है वो मुश्किल का सामना रहेगा। तो इससे क्या समझते हैं? अल्टीमेटली बात करने का मकसद वही है, चाहे हम चैलेंज नहीं कर सकते या कोई भी इन्हें चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये पुलिस मुकाबले स्क्रिप्टेड होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रिप्टेड साबित भी हुए हैं। लाहौर के अंदर तो नहीं, लेकिन मुल्तान में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसके अंदर पता चल गया कि ये पुलिस मुकाबला जो है ये पहले ही पुलिस की कस्टडी में था, ले जाते हुए आते हुए की फुटेजेस सामने आ गई और उसके बाद फिर उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। तो ऐसा नहीं है कि तमाम जो मुकाबले हैं वो चैलेंज नहीं होते। चैलेंज आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपने उसको साबित करना है और एक लेंथी प्रोसेस है। और चूंकि उनका रोज का काम है, कोर्ट कचहरी थाना, तो आपके लिए ये एक मुश्किल, एक आम शहरी के लिए मुश्किल होगा कि वो पुलिस को चैलेंज करने के बाद एविडेंस कलेक्ट करे, क्योंकि आप किसी से सीसीटीवी फुटेज लेने जाएंगे तो वो आपको नहीं देगा, पुलिस वालों को दे देगा। फिर ये पता हो कि पुलिस वालों के खिलाफ लेने जा रहे हैं तो फिर तो कभी भी नहीं देगा। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनका सामना मतलब आम अगर शहरी उनका मुतासरा है तो उनके लिए साबित करना मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मामला तीफी बट का है और तीफी बट कोई आम आदमी नहीं था, अंडरवर्ल्ड डॉन था और 35 साल में पहली दफा पकड़ा गया। 35 साल में पहली दफा पकड़ा गया और पहली दफा ही मारा गया। मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि तीफी बट कौन है? हमने इनकाउंटर के बाद बहुत सी सूरत हाल देखी, लोगों का उनके मतलब ये भी कहना है कि वो एक शरीफ नफ्स आदमी थे, बड़े नफीस इंसान थे। आप तीफी बट कौन है?
ये सिंपल सा सवाल है, हर शहरी ये जानना चाहता है कि जी तीफी बट के हामी लोग कहते हैं कि वो एक फरिश्ता था, जबकि जो उनके मुखालिफिन हैं उनका कहना है कि जी वो एक क्रिमिनल था। तीफी बट जो है वो एक कब्जा माफिया था, एक डॉन था अंडरवर्ल्ड का। तीफी बट बेसिकली है क्या था? देखिए, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अब मुखालफिन उनके कौन हैं? जिनके बंदे मर चुके हैं, ट्रक्का वाला ग्रुप। और इसके अलावा बहुत से और भी मुखालफिन हैं, लेकिन जो सामने नहीं आ रहे। खौफ था। बिल्कुल। तीफी बट बजाते खुद जाके कब्जे नहीं करवाता था, बजाते खुद जाके लोगों को नहीं मारता था, बजाते खुद इश्तिहारियों को पनाह दे के या उनसे सारे टारगेट जो करवाने वो खुद नहीं करवाता था। मतलब उसको अपनी ये सारी चेन बनानी आती थी। लाहौर में कहीं कब्जा हो जाए तो पहला नाम जहन में यही आता था कि तीफी बट। और बहुत से जगहों पर मुकदमा दर्ज हुए। मतलब एक आम जो जिसका हाथ नहीं डलता वो तो मुकदमा दर्ज करवाते हुए जरा सोचता था या दर्ज करवाने में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता था। लेकिन अगर किसी का हाथ डलता है, किसी का कोई पॉलिटिशियन जानने वाला है, किसी को ब्यूरोक्रेट जानने वाला है, पुलिस ऑफिसर जानने वाला है, तो वो एफर्ट करके मुकदमा दर्ज करवा ही लेता था। तो उसमें तीफी बट का जिक्र होता था। तो ऐसे नहीं हो सकता कि तीफी बट का वो जाती अनात की वजह से नाम देता हो, कहीं ना कहीं उसका अमल दखल होता था। और बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें डायरेक्टली बराए रास्त तीफी बट ने टेलीफोन करके, ये उनका दावा है, उनको धमकाया था और यही कहा था कि इस प्रॉपर्टी के लेन देन से पीछे हट जाओ या इस जो केस है इससे पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा। अच्छा, बहुत सी एफआईआर्स में तीफी बट और उनके जो कजन हैं, भाई हैं गोगी बट, वो भी नामजद रहे इनसे पहले भी। ये लोग कब्जा माफिया हैं? पुलिस रिकॉर्ड कहता है कब्जा माफिया है। मैं और आप थोड़ी कह सकते हैं। लाहौर पुलिस ने एक गैंगस्टर्स की एक लिस्ट मुरतब की थी जिसके टॉप पे गोगी बट, तीफी बट का नाम था, फिर बलाच का नाम आया, फिर और रफ आइडिया के मुताबिक कितनी के एफआईआर्स के में ये मतलूब थे या नामजद थे? अच्छा, जो डाटा था ना पुलिस की एफआईआर्स का रिकॉर्ड जो मुरतब किया गया था वो बहुत कम था। और इनके खिलाफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा थी। तो 2010 के बाद तो गोगी बट के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ। बलाच कत्ल का पहला मुकदमा था जो जिसमें गोगी बट को नामजद किया गया। वरना 2010 टीपू ट्रका वाला कत्ल और जो बलाच का वालिद था उसमें गोगी बट, तीफी बट नामजद थे। उसके बाद 2010 से लेके फेब 2024 तक गोगी बट के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। पॉलिटिक्स में इनका कितना इन्फ्लुएंस था? और जैसे कि उनके भाई ख्वाजा अजहर गुलशन ने स्टेटमेंट दी भाई के जो हम इनकाउंटर के फौरी बाद कि मरियम नवाज साहबा आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नवाज शरीफ साहब आपका बेहद शुक्रिया। इस स्टेटमेंट को हर इंसान अपने एंगल से देख रहा है। आप क्या कहते हैं कि इस स्टेटमेंट के हवाले से उनकी कितनी एफिलिएशन थी और क्या हुकूमत ने रिट कायम की है? देखें, एक ना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो नसीराबाद में एसएचओ रह चुके हैं। और एक वक्त आया गुलाम महमूद डोगर साहब लाहौर के सीसीपीओ थे। डोगर साहब ने कहा जी गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन कर। ठीक है। और उन्हें भी कहा गया होगा, डेफिनेटली हुकूमत की एक पॉलिसी थी कि जी अब लाहौर के अंदर गुंडा जो है ना अनासर उनको नहीं रहने देना। तो वो एसएचओ तीफी बट के घर रेड करने चला जाता है। ठीक है। और बाय चांस उसकी किस्मत अच्छी कि आगे तीफी बट भी मौजूद है। अब तीफी बट को वो पकड़ने के लिए कोशिश करता है तो तीफी बट उसको कहता है कि तसल्ली कर ले, मुझे सिर्फ एक कॉल कर लेने दे, उसके बाद तेरा दिल करता हो तो कर ले। ये सच मुझे अपनी अपनी जुबान से मैं खुद बता रहा है। ये आपका डायरेक्ट सोर्स है? मेरा अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि यार ये वो बंदा था जिसको पुलिस मुकाबले में जो मारा गया ना, ये उस तीफी बट की कहानी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप रुक जाए, मुझे फोन करने दें। ये कहना है तीफी बट का? उसने कहा कि तुम बता के आए हो ना, अपने अफसरान को बता के आए हो कि तीफी बट के घर जा रहे हो ना, मुझे गिरफ्तार करने आए हो ना। ये तीफी बट के वर्ड थे उस एसएचओ को। और एसएचओ ने कहा कि हाँ मुझे डायरेक्शन है तुझे गिरफ्तार करना, तुझे लेके जाना है। तो जी उसने तीफी बट ने किसी को फोन किया और फोन के बाद उसको यही कहा गया है एसएचओ को कि भाई वापस स्टेप बैक कर, क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंस रखता था। इतने पावरफुल लोग थे। जाहिर सी बात है ना कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपको डायरेक्शन मिली हो, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हो कि जी गैंगस्टर्स को नहीं छोड़ना, उनको पकड़ना है, जो अमन खराब कर रहे हैं उनको नहीं रहने देना या उनको पुलिस की गिरफ्त में लाना है। तो वहां पे आप जाएं, पुलिस पहुंच जाए, आपके सामने बंदा, हदफ आपके सामने है, आप उसको हाथ डालने लगे, हथकड़ी लगाने लगे, अचानक आपको कॉल आती है नहीं भैया आप वापस आ जाओ। तो वो एक एसएचओ ने मुझे, ये 1-2 दिन पहले की बात है क्योंकि इसके एनकाउंटर के बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने उनमें से एक दोस्त ने ये कहानी सुनाई कि यार ये मेरे साथ तो हुआ था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तीफी बट का एनकाउंटर हो जाए। तीफी बट साहब का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज्यादा वायरल है कि मैं अपने घर का मच्छर नहीं किसी को मारने देता, ये तो फिर गोगी बट है। तो उसके बाद जो है तीफी बट साहब का इनकाउंटर हो जाता है। ये हुकूमत की तरफ से कोई जेस्चर दिया जा रहा है
इदारों की जानिब से लाहौर की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। हाँ, ऐसे ही है। देखें, एक ना बलाज के कत्ल के बाद एक ट्रेंड चला था, जस्टिस फॉर बलाज। जी। उस ट्रेंड ने काफी लोगों की सिंपैथीज गेन की थी। लोगों को मतलब सोशल मीडिया पे बहुत से लोग सामने आए जिन्होंने कहा जी कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और इन्हें सजा दी जाए, और वो ट्रेंड काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा बलाज फैमिली के लिए। और उसके बाद फिर इदारों को भी सोचना पड़ा। इदारों ने डाटा कंपाइल किया तो उसके बाद उनको अंदाजा हुआ कि लाहौर के अंदर ना सिर्फ गैंगस्टर्स बल्कि कब्जा, बल्कि मंशियात, फिर सूद का काम, इन सब चीजों के अंदर ये लोग कहीं ना कहीं तीफी बर्ड, कहीं ना कहीं गोगी बर्ड का नाम आता है, तो फिर इनको जरा पकड़ा जाए। और आखिर ये में मैं ये जानना चाहूंगा, गोगी भट्ट कहाँ है? क्या वो पुलिस हिरासत में है? क्या उनका इनकाउंटर होने वाला है या हो चुका है? नहीं, ये तो वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है, और मुझ समेत हर कोई जानना चाह रहा है। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि लास्ट में जब गोगी भट्ट का इंटरव्यू करके आया था, आपको याद होगा कि बिल्कुल। जब उन्होंने मुझे खुद अपने घर बुला के कहा जी मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो उसके बाद से कुछ लोगों के साथ प्रभावित बन गए, राब्ता रहा। तो अब मोस्टली लोग यही बता रहे हैं कि वो फिलहाल तो फरार है, और पुलिस रिकॉर्ड भी यही बता रहा है फरार है। लेकिन कुछ दोस्त बता रहे हैं कि ये इनकी अपनी कस्टडी में है, और जिस तरह से वो 1.5 साल रूपोश रहा है पाकिस्तान के अंदर ही, जिस तरह से मामला ख़राब थे, एजेंसीज पीछे थी, पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स बनाएगी, JIT बनाएगी, और बलाज फैमिली का भी बहुत पुलिस में असर रसूख था, क्योंकि उनका भी पैसे वाली पार्टी है, तो सियासी पार्टी भी है। तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी इसको पहले पकड़ लिया जाए। लेकिन श्योरिटी मिलने के बाद गोगी भट्ट सामने आते हैं, और सामने आने के बाद फिर अचानक वो गायब हो जाता है। तो अभी तक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, और जो 70% लोग हैं उनके मुताबिक, वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है। सही। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि गोगी भट्ट का इनकाउंटर हो जाएगा? मेरा एनालिसिस तो मान ही नहीं रखता, लेकिन जो हवा चल रही है, लग रहा है कि अगर तीफी भट्ट नहीं रहा तो गोगी का चांसेस मतलब भी, चांसेस उसके हैं इनकाउंटर के चांसेस हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा? आखिर ये में ये सिर्फ नाज़रीन को ये बता दें जो बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं कि ये केस क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, होने क्या वाला है, थोड़ा सा बता दें ताकि हम देखें, ये गैंग वॉर को रोकने के लिए बोल्ड स्टेप लेने थे, और वो CCD ने लिए हैं। और CCD इस वक्त बजिद है कि जी अगर यहाँ पर कोई, मतलब आई एम सॉरी टू से, ये वर्ड है ना बदमाशी, उन्होंने कहा जी स्टेट से बड़ा बदमाश कोई नहीं, और स्टेट की रिट कायम करने के लिए वो हर उस बंदे को हाथ डाल रहे हैं जो खुद को बहुत तगड़ा समझता है आज तक। लेकिन आज के बाद वो कह रहे हैं कि जो ये समझता है कि ही इज अबव द लॉ, अबव द स्टेट, उसको बता देंगे कि CCD है, और हुकूमत उनको यहाँ पर रहने नहीं देगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे उमर याकूब साहब, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस केस के मुतालिक मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।